दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम एक नहायत ही अहम मौजू पर बात करेंगे और मौजू का जो उन्वान है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग या जिसको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का नाम भी देते हैं। आगे बढ़ने से पहले एज टीचर्स हम अपने आप से चंद एक सवालात पूछते हैं। पहला सवाल ये कि हम कब समझते हैं कि हमारा काम हो गया। इन ए पर्टिकुलर क्लासरूम हम कब समझते हैं कि जो मेरा एक पर्टिकुलर क्लासरूम में आने का मकसद था, एक लेसन पढ़ाने का, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने का मकसद था, वो पूरा हो गया। ऑब्वियसली हमारा जवाब ये होगा जब हम उस चैप्टर को, उसका जो कंटेंट एरिया टेक्स्ट बुक में होता है उसको कंप्लीट करते हैं, उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं और उसका जो नोटबुक, जो चीज़ें नोट करने के लायक होती हैं उनको नोट करके फिर नोटबुक चेक करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा जो एक पर्टिकुलर लेसन पढ़ाने का मकसद था वो कंप्लीट हो गया। दूसरी बात ये कि क्या हमारे सिस्टम में लर्निंग गैप्स हैं? अगर हैं, क्या वो लर्निंग गैप्स जो हमारे बच्चों में हैं, क्या वो उनका कम्युलेटिव इफेक्ट रहता है, यानी जितना बच्चा आगे बढ़ता है वो जमा होती जाती हैं और नतीजा ये रहता है कि जो बच्चे की जो हायर स्टैंडर्ड्स में, हायर क्लासेस में जो लर्निंग लेवल होनी चाहिए वो कम होती जाती है और उसका जो कंसिक्वेंटली नतीजा निकलता है कि बच्चा फिर ड्रॉप आउट होता है या फिर वो आगे जाकर compete नहीं कर पाता है हायर क्लासेस में, हायर एजुकेशन में। बिल्कुल, यानी हमारा जो सिस्टम है इसमें, हमारे सिस्टम में लोअर ग्रेड से ही, प्राइमरी और मिडिल स्टेज से ही कुछ एक ऐसी गैप्स, लर्निंग गैप्स रहती हैं जिनका फिर सदबाब आगे वाली क्लासेस में करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या वजह है कि हमारे सिस्टम में, हमारे स्कूलों में, हमारे बच्चों में जो है लर्निंग गैप्स खासी तादाद में रहती है, जिसकी वजह से फिर बच्चा आगे कंसिस्टेंसी नहीं और कंटिन्यूटी नहीं कर पाता है, तो उसकी जो एजुकेशनल कैरियर रहता है उस पर असर पड़ता है, वो मुतासिर होता है। तो इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन चीज़ों पर गौर करें। अगर गौर करेंगे तो उसके बाद हमारा काम क्या बनता है, किस तरह हम इंश्योर करें कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारे स्कूलों में है, हमारे क्लासरूम्स में है, वो ज़्यादा से ज़्यादा और वी कैन से ऑप्टिमम लेवल तक फ्रूटफुल बने और नतीजा खेज बने, ताकि हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में हैं, हमारे पर्टिकुलर क्लासरूम में हैं, उनको फ़ायदा मिले। तो इसी हवाले से आज के मौजू पर हम बात करेंगे जिसका नाम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। उम्मीद है कि इस मौजू पर बात करने के बाद हम बहुत हद तक इस कोशिश को करेंगे कि जो हमारे क्लासरूम में हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है, मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के बच्चे हैं, उनको हम एड्रेस कर पाएंगे और उसके साथ साथ हमारा जो कंटेंट एरिया, जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे उसकी कोशिश करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं उनको उस कंटेंट एरिया में, उस टॉपिक में, उस कॉन्सेप्ट में मास्टरी हासिल हो। तो इसलिए आगे हम इसी मौजू पर, इसी प्रेजेंटेशन पर बात करेंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है क्या और किस तरह हम अपने स्कूलों में, अपने क्लासरूम में, अपने पर्टिकुलर दिस सब्जेक्ट में किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के हवाले से, तो इसमें हमें सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस हवाले से क्या कहती है इसी को देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो पैरा 4.4 है, इसमें कहा गया है द की ओवरऑल थ्रस्ट ऑफ करिकुलम एंड पेडागोजी रिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टेजेस will be to move the education system towards real understanding and towards learning how to learn and away from the culture of rote learning that is as is largely present today। यानी अगर हम देखें इस पैराग्राफ में, इस पैरा में सबसे बड़ी बात जो कही गई है, हमें एज टीचर्स ये इनकलकेट बच्चों में करना है कि मेक देम लर्न हाउ टू लर्न। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अक्सर हमारा जो तरीका कार रहता है वो ये है कि हम बच्चों को स्पून फीडिंग करते हैं, यहीं से सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। तो उनसे काम करवाना है, उनको नॉलेज क्रिएट और कंस्ट्रक्ट करवाना है और उन्हें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवानी है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवानी है। तो उसी को कहा गया है लर्निंग हाउ टू लर्न।
जब ऐसा होगा कि वो खुद सीखे कि सीखना कैसे है, तो उम्मीद की जा सकती है उनकी जो लर्निंग होगी वो बहुत अच्छी होगी, क्वालिटी बेस्ड लर्निंग होगी। तो और उसके साथ साथ जो इसमें कहा गया है कि हर एक बच्चा उसकी होलिस्टिक एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए और उसमें 21st सेंचुरी स्किल्स आने चाहिए। वो तभी मुमकिन है जब बच्चा खुद नॉलेज क्रिएट करे, कंस्ट्रक्ट करे और एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे। नॉलेज जब ट्रांसफर की जाए नॉलेज ट्रांजैक्शन प्रोसेस में, तो उसके बाद पैरा 4.6 में कहा गया है कि in all stages experiential learning will be adopted. This is all against behaviorist approach, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इख्तियार करना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों में इनकलकेट करनी है। और ये कैसे होगा? जब आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग होगी, सपोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन होगी, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी होगी और इसके साथ साथ हैंड्स ऑन लर्निंग प्रैक्टिसेस होंगी। तो उसमें जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं, तो उस हवाले से इस जो लर्निंग हाउ टू लर्न है या कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेडागोजी या लर्निंग प्रोसेस है, इसमें बात कही गई है। अब हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही जो डॉक्यूमेंट आया है, दैट इज एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज एंड एनसीएफ स्कूल एजुकेशन 2022-23 में जो आए, उसमें कहा गया है, इन दोनों एनसीएफ्स में कहा गया है कि स्टूडेंट्स मस्ट डेवलप द एबिलिटी टू थिंक एनालिटिकली, participate in discussion, become adept at speaking, writing and 21st century skills and learn how to learn. So फिर से वही बात कि बच्चे पार्टिसिपेट करने चाहिए डिस्कशन में, एनालिटिकल सोच उनमें आनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स रादर, सो उनमें 21st century स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। एम्फेसिस मस्ट बी ऑन लर्निंग की कॉन्सेप्ट्स डीपर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एनालिसिस, रिफ्लेक्शन, वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। ऐसा नहीं है कि बस हम रट्टा करवाएं, हम उनको यहीं से सारी चीजें बताएं और फिर एट द टाइम ऑफ समेटिव एग्जामिनेशन जो असेसमेंट्स होते हैं उनसे कहे कि यू जस्ट वॉमिट द थिंग्स दैट वी हैव डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द होल एकेडमिक ईयर इन देयर माइंड्स, बल्कि उनमें इंटरनलाइज होनी चाहिए जो भी नॉलेज हम उनको दें, जो भी कॉन्सेप्ट्स हम उनके साथ डिस्कस करें या उन तक पहुंचाना चाहे। इसी तरह फिर रोट मेमोराइजेशन की जब बात कही गई है, तो इसमें कहा गया है कि तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं जब फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा जो प्रमोट लर्निंग करता है और टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इस हवाले से हम आगे बात करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक आज की प्रेजेंटेशन का है, दैट इज व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, और किस तरह हम या कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग किस तरह एक टीचर अपने क्लासरूम में इस टाइप की जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग है उसको एंश्योर कर सके। इस हवाले से सबसे पहले जो चीज हमें जाननी जरूरी है, व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, एन एजुकेशनल अप्रोच that focuses on the learner's demonstration of desired learning outcomes as central to the learning process। यानी जब बच्चा जो भी हमारा लर्नर है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए, जो उसने सीखा है उसको एक्सप्रेस कर पाए, उसको अप्लाई कर पाए, उसको एनालाइज कर पाए, तो तब हम कह सकते हैं जो कोई भी लर्निंग आउटकम, जो भी कॉम्पिटेंसी हमने पहले ही तय की होगी कि बच्चे में इनकलकेट होनी चाहिए, बच्चे को अचीव होनी चाहिए, तो फिर जब वो डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए, फिर जब उसको वो एक्सप्रेस कर पाए मुख्तलिफ तरीकों से, तो हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग हो रही है। So it emphasizes mastery of skills and knowledge rather than time spent on the subject। हमारा जो फोकस रहता है कि हम कितना वक्त एक सब्जेक्ट को दें, एक टॉपिक को दें, किसी भी आइडिया को दें, बल्कि यहाँ पर हमें ये एंश्योर करना है कि किस तरह वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक जो हम चाहते हैं कि उसकी मास्टरी बच्चे में आनी चाहिए। जब हम मास्टरी ऑफ स्किल्स की बात करते हैं तो हर एक क्लास के लिए, हर एक स्टेज के लिए अपने अपने नवियत की अपनी अपनी मास्टरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम अप टू 9 डिजिट 9 क्लास फर्स्ट में पढ़ाते हैं, तो डिजिट 9 को पढ़ाते हुए डिजिट 9 1 to 9 और 0 to 9, तो इसके हवाले से जो भी स्किल्स हैं वो बच्चे में आनी चाहिए। ऐसा नहीं बच्चा सिर्फ 1 to 9
गिनती लिख पाए और फिर पहचान पाए, बल्कि इसका जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, इसका ऑर्डर, इसका कंपैरिजन, इसका व्हाट इज बिफोर, व्हाट इज आफ्टर, ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। फिर जब हम 2 डिजिट नंबर पर जाएंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि फिर जब फर्स्ट सिंगल डिजिट पर मास्टरी होगी तो डबल डिजिट पर बच्चे के लिए आसानी होगी। अगर सिंगल डिजिट पर खामी रही होगी तो डबल डिजिट वाला जो जो भी कॉन्सेप्ट है न्यूमरेसी में, तो मुश्किल है कि हम एक्सपेक्ट करें कि उसमें बच्चे की मास्टरी हो। उसके बाद इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग की जो फीचर्स हैं वो क्या है? सबसे पहला, स्टूडेंट सेंटर्ड, फोकसेस ऑन इंडिविजुअल लर्नर्स नीड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हर एक बच्चे को ऑन बोर्ड लिया जाता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नीड्स है, उसके मुताबिक ही पेडागोजिकल प्रोसेस डिजाइन किया जाता है। तो हर एक इंडिविजुअल बच्चे की जो लर्निंग नीड्स हैं उनको एड्रेस किया जाता है। मास्टरी लर्निंग, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस अपॉन मास्टरिंग कॉन्सेप्ट। फिर से वही बात, जो भी चीज, अगर छोटी चीज भी हम पढ़ाए, एक छोटा कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए, तो उसके हवाले से मास्टरी आनी चाहिए। जो भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो कि उसके रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग या एनालिटिकल चीजें हैं, वो बच्चे में आनी चाहिए। यानी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर उसकी मास्टरी होनी चाहिए। क्लियर लर्निंग आउटकम्स, हम जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में, हमारे पास स्पेसिफिक मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए, यानी डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए, और जो कि पहले ही जो एनसीएफ हैं या एकेडमिक कैलेंडर्स हैं उनमें दिए गए हैं। जब हम स्पेसिफिक और मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स अपने पास रखेंगे तो फिर पॉसिबल है कि उनको हम जब ट्रांजिक्ट करेंगे, क्लासरूम में बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि हम फिर उनको अचीव भी कर सकते हैं। उसके बाद flexible learning pathways, different students may take different paths to achieve the same competencies। फिर से वही बात, अगर हमने वो मोनोटोनियस प्रोसेस ऑफ टीचिंग, हम आगे खड़ा हुए और आगे हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, एक ही प्रोसेस, एक ही तरीका इख्तियार किया किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में, तो ये डेड इम्पॉसिबल है कि हर एक बच्चे की जो लर्निंग नीड्स हैं उनको हम एड्रेस कर पाए। सो इसीलिए ये जो फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवेज, हमें पहचानना है कि कौन बच्चा किस तरीके से समझ पाता है, कौन बच्चा, किस बच्चे की जो लर्निंग पाथ है वो क्या है। जब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी पॉसिबल है उसकी लर्निंग जो है वो एंश्योर हो सकती है। तो एज टीचर्स, इस हवाले से अगर हम अपने पास एक क्लियर विजन रखना चाहते हैं कि किस तरह हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अपने क्लासरूम में इंश्योर कर सकते हैं, तो उस हवाले से ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पर हमारी नज़र होनी चाहिए। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को हमें समझना चाहिए। बेंजामिन ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स को लेकर हमें उनको जानना है और अकॉर्डिंगली अपने लेसन प्लान्स और पेडागोजिकल प्रोसेसेस डिजाइन करने हैं। तो ब्लूम्स इसकी जो टेक्सोनॉमी है, कैटेगराइजिंग एजुकेशनल गोल्स बाय कॉग्निटिव लेवल्स, originally developed by Benjamin Bloom in 1956 and revised in 2001। इसका जो पर्पस है, that is helps educators design curriculum and assessments that promote higher order thinking skills। तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कैसे हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, इनकी अहमियत क्या है, आने वाले स्लाइड में हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, जब हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं एज पर ब्लूम, तो हमारे पास 6 लेवल्स आ सकती हैं: रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो हमें कोशिश करनी है रेशनल प्रोपोर्शन ऑफ ऑल दीज लेवल्स जो हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते समय ये सारी चीजें ऑन बोर्ड होनी चाहिए, और हमें कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम जो ये लेवल्स हैं मैक्सिमम कवर होनी चाहिए। जैसे अगर हमने सिर्फ इस पर फोकस किया कि बच्चे की जो रिमेम्बरिंग है, रिकॉलिंग है, मेमोराइजेशन है, उस पर काम करें, सिर्फ वो चीज़ों को याद रखे, तो अंडरस्टैंडिंग और बाकी जो एनालाइजिंग, अप्लाइंग वाली जो लेवल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए
हमारा जो भी लेसन प्लान होगा हमें पहले ही सोचना है, हमें पहले ही डिजाइन करके रखना है कि रिमेम्बरिंग वाला कितना मेरा कंटेंट एरिया है, उसके बाद इसमें अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इसमें अप्लाइंग अगर हम चाहें कि जो मेरा लर्निंग आउटकम है वो कहाँ पर अप्लाई हो सकता है और किस तरह अप्लाई हो सकता है। फिर एनालाइजिंग, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, कंपेयरिंग, कंट्रास्टिंग, डिफरेंशिएटिंग, ये सारी चीजें बच्चों को आनी चाहिए। इवेल्युएटिंग, जहां पर हम बच्चों को कहते हैं जस्टिफाई डिसीजन, उनके जजमेंट लेते हैं, उनकी ओपिनियन लेते हैं, और जब वो आर्ग्यू करते हैं, क्रिटिक करते हैं, इवेलुएट करते हैं तो उनको सोचने का मौका मिलता है, तो उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, तो वो एक्टिव लर्नर्स, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बन जाते हैं। और लास्ट पर है क्रिएटिंग, प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क, डिजाइन, असेंबल, कंस्ट्रक्ट। तो जब हम इनको देखते हैं, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग वाली जो लेवल्स हैं, ये लोअर ऑर्डर स्किल्स में आते हैं, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, बल्कि अप्लाइंग भी जितना हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आती हैं, हॉट्स जिनको हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की जो ब्रेन वर्क है, बच्चे को सोचना पड़ता है, बच्चा एंगेज्ड लर्नर बन जाता है, बच्चे को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाएं, जो भी हम कॉन्सेप्ट दें, हमें इंश्योर करना है कि ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। अगर सारी नहीं हो सकते हैं, एटलीस्ट 3-4 लेवल्स हमें कवर होनी चाहिए। उसके बाद इसी को आप यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा क्लियर किया गया है कि किस तरह हॉट्स लॉट्स से हम हॉट्स की तरफ जा रहे हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, रिमेम्बरिंग जो लीस्ट लेवल इसकी है, जहां से हम शुरू करते हैं। जब रिमेम्बरिंग होगी तब कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी, जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो अप्लाइंग हो सकती है, जब अप्लाइंग होगी तो एनालाइजिंग हो सकती हैं, उसके बाद इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। ये लेवल जहां जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हॉट्स की तरफ जा रही हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो हमें अपने लेसन प्लान में, अपने पेडागोजिकल प्रोसेस में कोशिश करनी है कि ये सारी लेवल्स अचीव हों और बच्चा इन सारी लेवल्स पर काम करे, तभी इंश्योर हो सकता है कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर हमने रिमेम्बरिंग पर काम करवाया, जैसे मैंने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बच्चे को लिखवाया और याद करवाया, ऑल्दो थोड़ा उसको समझ भी आया है, लेकिन वो इसको एनालाइज नहीं कर पा रहा है, कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन है वो नहीं दिखा पा रहा है, और इसी तरह अंडरस्टैंडिंग इसकी प्रॉपर नहीं हुई है, तो हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग इस कॉन्सेप्ट की है वो क्रूकड है, वो इम्पार्शियल है, जब तक कि हम ऊपर वाली लेवल्स में से कोई ना कोई लेवल उसमें अप्लाई करें, ताकि बच्चे की जो लर्निंग है, बच्चे का जो कॉन्सेप्ट क्लियरकेशन है वो मजबूत हो जाए, वो क्वालिटी बेस्ड हो जाए। जैसे एज एन एग्जाम्पल मैं एक छोटी एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ कि किस तरह हम एक कॉन्सेप्ट लेकर सारी ये जो लेवल्स हैं रिमेम्बरिंग से क्रिएटिंग तक किस तरह हम कवर कर सकते हैं। जैसे मेरा टॉपिक है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, किसी भी क्लास में 6th 7th 8th में 5th में, तो उसके बाद मेरी जो कॉम्पिटेंसी, या यहाँ पर आप अपना लर्निंग आउटकम भी दे सकते हैं, स्टूडेंट्स एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इकोसिस्टम। जब मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट अलाइन किया, तो रिमेम्बरिंग वाली जो चीजें इसमें हैं, लिस्ट मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, इसको सिर्फ याद करना है, जानना है, रिकॉल करना है, दैट इज इट। फिर जब अंडरस्टैंडिंग की बारी आती है तो एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी। सो यहाँ अब याद वाली चीजें काम नहीं आएंगी, जब तक कि बच्चे ने सीखा ना होगा, उसने समझा ना होगा कि डिफॉरेस्टेशन किस तरह अफेक्ट करती है बायोडाइवर्सिटी पर। उसके बाद अप्लाइंग सोलो ए केस स्टडी ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट, एक केस स्टडी दे सकते हैं कि किस तरह एक इकोसिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। एनालाइजिंग कंपेयर डिफरेंट कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, बहुत सारी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज इकोसिस्टम या फॉरेस्ट्रीज को लेकर हम दे सकते हैं कि कौन कौन सा तरीका ठीक हो सकता है कंजर्वेशन के हवाले से। फिर बच्चे को एनालाइज करवाएंगे, तो जब एनालिसिस होगी तो बच्चा किसी के फेवर में बात करेगा, किसी के अगेंस्ट बात करेगा। जब ऐसी एनालिसिस होगी तो बच्चे को आर्ग्यू देना है, बच्चे को सोचना है, बच्चा एंगेज्ड लर्नर बन जाएगा। उसके बाद इवैल्यूएटिंग
क्रिटिक ए प्रपोज्ड कंजर्वेशन प्लान। फिर जो एक प्लान उसके सामने रखेंगे कि इस तरह से इकोसिस्टम कंजर्व हो सकता है, तो उसको कहा जाएगा कि आप इसके बारे में क्रिटिकल एनालिसिस दे दो कि आप इस हवाले से क्रिटिकली क्या बोल सकते हैं, इसके पॉजिटिव प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। जब ऐसा प्रोसेस होगा तो हमारा बच्चा एक एंगेज्ड लर्नर होगा, एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा लर्निंग प्रोसेस में। उसके बाद क्रिएटिंग डिजाइन ए कैंपेन टू प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग की हाईएस्ट जो लेवल है क्रिएटिंग। तो यहाँ पर जब बच्चा डिजाइन कर सकता है एक कैंपेन ताकि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के हवाले से, तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये हायर ऑर्डर लेवल लर्निंग की है। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएं, जो भी टॉपिक हम पढ़ाएं, जो भी कॉन्सेप्ट हम बच्चों के साथ डिस्कस करें, हम सिर्फ अपना लेसन प्लान या अपना जो टीचिंग प्रोसेस है वो वन वे ना रखे, बच्चों को एंगेज करें, बच्चों को लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेट करवाएं। तो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग, इसी तरह अप्लाइंग, एनालाइजिंग, क्रिएटिंग, इवेल्युएटिंग, इन सारी चीज़ों को लेकर हम क्लासरूम में जाएं। तो जब ये सारी चीज़ें हमारी कॉग्निटिव या नॉलेज एस्पेक्ट के हवाले से हमारे लेसन प्लान में होंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लेसन है, हमारा जो ट्रांजैक्शन क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्रोसेस है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो उम्मीद है कि इस कोशिश से कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो एजुकेशन या लर्निंग या टीचिंग प्रोसेस है, उस हवाले से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। तो एंड आई होप कि इन चीज़ों को लेकर अब आप अपना जो लेसन प्लान है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लेसन डायरी के हवाले से मेरी प्रेजेंटेशन देखनी है तो यूट्यूब चैनल पर पहले ही अवेलेबल है। उसके साथ आप ये वाली प्रेजेंटेशन लेकर जब जाएंगे तो लेसन डायरी में हम किस तरह ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो मुख्तलिफ कॉम्पिटेंसीज या लर्निंग लेवल्स हैं, किस तरह उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप अपने फीडबैक और कमेंट से इस वीडियो पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।